वेलकम टू लॉ प्लैनेट। आइए आज समझते हैं मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, जो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। चलिए सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी थी। 20 अगस्त 1970 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 को यूज़ करके एक कमेटी सेटअप की। उस कमेटी को कंपनी में हो रही फंक्शनिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करने को कहा गया, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्शन पिछले कुछ दिनों में लगातार गिर रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी की फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ लगी। जनवरी 1971 में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 अक्टूबर 1971 को एक ऑर्डर पास किया, जिसमें नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड को ऑथराइज किया गया कि वो मिनर्वा मिल्स के मैनेजमेंट को अब अपने हाथों में ले ले। इसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रीज़न दिया कि मिनर्वा मिल्स के काम पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो रहे हैं। तो फिर इसके बाद मिनर्वा मिल्स को नेशनलाइज कर दिया गया और सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग्स नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और फिर इस नेशनलाइजेशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। इस चीज़ से मिनर्वा मिल्स के पुराने मैनेजमेंट को दिक्कत हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया। पहली चीज़ तो पेटिशनर्स ने ये चैलेंज की कि सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया। पेटिशनर्स ने 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी चैलेंज किया, जिसने इस 1974 के नेशनलाइजेशन एक्ट को 9th शेड्यूल में डाला था। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को जानबूझकर 9th शेड्यूल में डाला था, क्योंकि 9th शेड्यूल गवर्नमेंट के लिए एक कवच की तरह काम करता है, जिसकी वजह से 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। पेटिशनर्स ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 4 और 55 को भी चैलेंज किया, जिनमें गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे दी थी और साथ ही साथ आर्टिकल 368 में नए क्लॉजेस 4 और 5 को भी चैलेंज किया। आइए अब देखते हैं इस केस में लीगल इश्यूज क्या थे। पहला लीगल इशू ये था कि क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सेक्शन 4 एंड सेक्शन 55 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर से बाहर हैं। दूसरा लीगल इशू ये था कि क्या पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दी हुई हैं, उनको पार्ट 3 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, मतलब कि क्या डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रखा जाए। आइए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लीगल इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व किया और अपनी जजमेंट को जस्टिफाई करने के लिए क्या रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 में जो नए क्लॉजेज ऐड किए गए हैं, वो पार्लियामेंट की लिमिटेड अमेंडिंग पावर को एक्सीड कर रहे हैं। ये क्लॉजेज जो पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दे रहे हैं, वो प्रियम्बल के मूल आधार को ही खत्म कर रहे हैं, जिस पर डेमोक्रेसी टिकी हुई है। पार्लियामेंट को यदि ऐसी अनलिमिटेड पावर मिली तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न को रिपील करके डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात ये कही कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को जो अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर दी है, उसी को यूज़ करके पार्लियामेंट अपनी अमेंडिंग पावर को अनलिमिटेड नहीं बना सकता है। फिर केशवानंदा भारती केस से प्रेरणा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कह ही दिया कि पार्लियामेंट के पास जो लिमिटेड अमेंडिंग पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और इसी वजह से उस लिमिटेशन को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। वैसे ये बात सही भी है कि जिसको लिमिटेड अमेंडिंग पावर दी गई है, वो उसी का यूज़ करके उसे अनलिमिटेड नहीं बना सकता है। आर्टिकल 368 का क्लॉज 5 जहाँ पार्लियामेंट को अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर देता है, वहीं क्लॉज 4 उन अमेंडमेंट्स को कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बैलेंस ऑफ पावर पर टिका हुआ है। जजेस का ये फंक्शन और ड्यूटी है कि वो जिन लॉज को चैलेंज किया गया है, उनकी स्क्रूटिनी कर सके और उनकी वैलिडिटी को डिसाइड कर सके। यदि कोर्ट से ये पावर छीन ली गई तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए फंडामेंटल राइट्स केवल नाम मात्र ही रह जाएंगे। इस कारण से आर्टिकल 368 का क्लॉज 4 सिटीजन्स के मोस्ट वैल्यूएबल राइट को ही खत्म करता है। आप अगर ध्यान दें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आर्टिकल 13 बनाया ही इसलिए था ताकि ऐसे लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हों, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए।
पार्लियामेंट के इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ना सिर्फ किसी भी तरह का अमेंडमेंट किया जा सकेगा बल्कि उन्हें कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसा होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा। फिर जब दूसरा लीगल इशू यानी डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा प्रेफरेंस देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड की, तो कोर्ट ने ये कहा कि यदि कोई लॉ डीपीएसपीज को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट ने पास किया है और वो आर्टिकल 14 और 19 में दिए गए ऐसे राइट्स को वायलेट कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर का हिस्सा है, तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यदि कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को नहीं चेंज कर रहा तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट पास कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन पार्ट 3 में लोगों को जो गारंटीड राइट्स मिले हुए हैं उनको ख़त्म करके पार्लियामेंट पार्ट 4 में दिए हुए डायरेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता है। पार्ट 3 में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स में से एक है, उनकी लोगों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। कोर्ट ने कहा कि पार्ट 3 और 4 एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह है जिनमें बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों में से किसी एक को भी प्रेफरेंस देना कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए बैलेंस को बिगाड़ता है। आशा करता हूँ आपको मिनर्वा मिल्स केस इस वीडियो में अच्छी तरह समझ आया होगा। ऐसे ही और केस एनालिसिस के लिए लॉ प्लैनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट केस एनालिसिस में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।